सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आज आपका पेपर हुआ है गणित विषय का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 4 जुलाई 2023 को, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका प्रथम सेमेस्टर 2023 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित 25 नंबर का पेपर, 1 घंटे का पेपर, आपको पता है। अब यहाँ पे कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, बिल्कुल सही सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल सटीक और सही सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। अब बोल रहा है कि 3/4 का पहले तो आप योज्य प्रतिलोम निकालिए, 3/4 के योज्य प्रतिलोम। अब 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जिसमें हम लोग 3/4 को जोड़ दें और मान शून्य आ जाए। तो 3/4 को अगर -3/4 में जोड़ देते हैं तो मान शून्य हो जाएगा, यानी कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -3/4। अब इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि जो 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना था। यानी कि -3/4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि मान 1 हो जाए। तो वो हो जाएगा, देखिए 4 का उधर बराबर की उधर गुणा हो जाएगा और ऋण 3 उधर जाएगा, तो ये -4/3 मान आ जाएगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे भी निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जहां पे -a/b अगर लिखा है तो वो हो जाता है -b/a, चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है गुणात्मक प्रतिलोम में। ठीक है, तो इसलिए जो उत्तर होगा वह कितना होगा, ऋण 4/3। ऑप्शन 2 जो यहाँ पे दिया गया है वह सही है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, हमेशा मैंने आपको जब भी पढ़ाया, जब भी गणित में पढ़ाता हूं तो एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले भी प्रश्न में आपको भाषा ने थोड़ा सा फंसाया होगा और ये प्रश्न बल्कि मैंने कराया था। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इस तरीके के सारे प्रश्न मैंने कराए। देखिए, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पे संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या होगी। अब यहाँ पे भाषा को आपको समझना है कि कोई संख्या है, उसमें उसके 60% में अगर 32 जोड़ा जा रहा है, तो जो जहां लिखा है वहीं पे थोड़ा सा आपको भाषा समझना था, वो संख्या प्राप्त होती है। यानी कि किसी संख्या के 60% में अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, मतलब अगर कोई संख्या x है और उसी x के 60% में अगर हम लोग 32 जोड़ दे रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है, x। यही कह रहा था। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। x का 60% धन 32 बराबर किसके है, x के। तो x का 60% यानी कि x गुणे 60/100, प्रतिशत हटेगा तो 1/100 से गुणा हो जाएगा, धन 32 बराबर हो जाएगा x के। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा और 3/5 हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 x धन 32 बराबर x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए यहाँ से 3/5 x बराबर हो जाएगा x माइनस 32, धन 32 उधर भेज दीजिए। अब इसके बाद 5 का गुणा कर दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 5x माइनस 160, और फिर 3x को उधर भेज दीजिए, 160 को इधर ले आइए तो इधर आ जाएगा धन 160, और उधर 5x में से 3x माइनस 3x हो जाएगा उधर जाके, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 160, या x बराबर कितना आ जाएगा, 80। जो संख्या आ जाएगा उसका मान कितना आ जाएगा, 80। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान में अंतर और योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 455 लिखा गया है। अब ये पहला इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पे संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना है
तो 1 से गुणा करते हैं या वही उसका स्थानीय मान होता है, और अगर संख्या दहाई के स्थान पे है तो उस संख्या में गुणा करते हैं 10 से, वो आ जाता है उसका दहाई का स्थानीय मान। ठीक, अब बोल रहा है कि जो 5 के स्थानीय मान है उसका अंतर और योगफल का गुणनफल। तो देखिए 5 के जो स्थानीय दोनों मान हैं उनका अंतर कितना है, 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 आएगा, और योगफल करेंगे, योग लेंगे तो 50 में 5 जुड़ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 55। यानी कि 5 के जो स्थानीय मान हैं उनका जो अंतर है वह 45 है और योगफल कितना है, 55। अब इसी अंतर और योगफल का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, यानी कि अंतर गुणे योगफल आपको कर देना है, यानी कि 45 गुणे 55 कर देना है। इस 45 को कितना लिख सकते हैं, 50 माइनस 5, और 55 को कितना लिख सकते हैं, 55 को लिख सकते हैं 50 धन 5। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 2475। वैल्यू कितनी आ गई, 2475। ऑप्शन 3 जो यहाँ पे दिया गया है 2475, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही भाषा, देखिए यहाँ पे बिल्कुल भाषा में फंसाया है। जो भी अगर गलत सही आप लोगों ने किया है तो वह केवल भाषा के वजह से है, और बार बार जब भी आप लोगों ने मेरा क्लास लिया होगा मैंने आपको हमेशा बोला कि आपको प्रश्न जो है वह बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। अब देखिए रोमन में आपने 1 को तो पढ़ा, इस तरीके से लिख दिया जाता है, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, फिर 4 को 5 में से 1 घटा के इस तरीके से, 5 इस तरीके से, 10 इस तरीके से, लेकिन 0 को आपने नहीं पढ़ा, और 0 का कोई रिप्रेजेंटेशन होता भी नहीं है। ठीक है, 0 को किसी तरीके से, अब रोमन ने तो खोजा नहीं है। रोमन जैसे हिंदी में भी हमारी एक भाषा थी, तो हिंदी में हमारा 0 आया, 0 की खोज हमारे देश में हुई, 0 आया। लेकिन अब जिसको 0 का पता ही नहीं था उस 0 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये भी तो सोचिए रोमन में। तो इन्होंने बाद में एक टर्म दिया था, ठीक है, जिसको n से ये लोग डिनोट करते थे, लेकिन वैसे कोई सिंबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है इनमें से कोई नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है, प्रश्न संख्या 5 है, 25 धन 3/100। अब देखिए 100 में 2 शून्य है तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो दशमलव लगा दीजिए 2 स्थान पे, 1 शून्य आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरीके से 4, देखिए 3 शून्य है, 3 शून्य से भाग होगा, 3 स्थान पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ये इतना हो गया। अब इसके बाद जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप जोड़ कर लोगे। दशमलव को ऊपर नीचे लिख लेना, यहाँ देखिए 3 के बाद 1 शून्य बढ़ा देना, 3 3 है। अब देखिए 4 और 0 जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 और 0 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 0 और 0 जुड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो यही उत्तर आ जाएगा 25.034। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद है कि आपने ये पांचों बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वह सही किए होंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पे। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कई लोगों को ये सही पढ़ने में भी दिक्कत हुआ होगा, तो ये सही है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है 20 सही 2/8। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए जैसे आपसे बोले कि 5 मीटर रस्सी है, उसमें से 3 मीटर काट दिए तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, 20 सही 2/8 में से 5 सही 1/8 घटा लेंगे, यही करना है, और इसी को सॉल्व करके सरल करके लिख देना है। तो देखिए सॉल्व करिए, 20 सही 2/3 मीटर में से घटाना है हमको
5 सही 1/8। अब पहले तो इसको भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो 3 का गुणा 20 में होगा, हो जाएगा 60 और 2 जुड़ जाएगा 62/3 इसको लिखा जा सकता है। और इसको 8 का गुणा 5 में होगा, 8×5 = 40 और 1 जुड़ेगा 41/8। ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद भिन्न देखिए, एक भिन्न में से दूसरा भिन्न घट रहा है। तो भिन्नों का घटाना कब किया जा सकता है? जब इनका हर हम बराबर कर लें। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखिए 8 और 3 का गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 24। अब 62 में 8 का गुणा होगा, तो देखिए 8 दूनी 16, हासिल लगेगा 1, 8 छक 48, 1 49, तो हो जाएगा 496 माइनस 3 का गुणा होगा 41 में, तो ये 3 और 12 123 ही आ जाएगा। इसके बाद घटा लेंगे जब, तो ये आ जाएगा 373/24। ठीक, अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। या इसको आप सही के रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए 24 दाइन 240 होता है, 240 और 120 360 होता है। तो 15 बार तो पूरा पूरा जाएगा और उसके बाद बचेगा कितना? 13/24। 15 सही 13/24 भी इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है संख्या, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे ये उत्तर लिख दीजिएगा, चाहे ये उत्तर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो संख्या 7, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, तो महिलाओं की संख्या इतनी है। ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब कहीं बोल दिया जाए कि एक गांव में मान लेते हैं 251 पुरुष हैं और 230 महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष अधिक हैं यह निकालने के लिए क्या करेंगे? 251 पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी? 21। तो इसी तरीके से हमको करना है, बहुत ही आसान से। बस एक चीज का बात का ध्यान रखना है, वह मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जो कि न्यूमेरिकल में हमको ध्यान नहीं देना पड़ता है। अब 251 में से 230 सीधे सीधे घटा दिए 21, लेकिन जब बीजीय व्यंजक रहते हैं तो इस चीज का खासा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए देखिए पुरुषों की जो संख्या है वह दिया गया है 6xy + 5y² - 8z, यही दिया गया है। और फिर महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y। तो अब जब महिलाओं की संख्या घटाएंगे हम, तो यहाँ पे हमको लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 पद हैं इसमें, और अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो पहले सभी पदों का हमको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं, या फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, आसानी से घटा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके आगे जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का गुणा सभी तीनों पदों में होगा, और तीनों पदों को देखिए, ये हो जाएगा +2x - 2x हो जाएगा, +xy - xy हो जाएगा, और -2y + 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जोड़ घटाने के लिए पदों को देखना होगा। तो 6xy लिखा है, 6 को छोड़िए, ये xy आपको कहीं दिख रहा है? तो xy हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए +6xy है और यहाँ पे -xy है, यानी कि 6 में से 1 xy घट जाएगा, 6 xy में से 1 xy घट जाएगा, बचेगा क्या? 5 xy। ठीक, फिर इसके आगे देखिए लिखा है 5y², तो कहीं पे और y² आपको दिख रहा है? नहीं, तो ये पद ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए -8z है, कहीं पे z का पद आपको दिख रहा है? कहीं पे z और नहीं दिख रहा है, तो ये -8z हो जाएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा -2y + 2y। तो इस तरीके से यह जो हो जाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा 5xy + 5y² - 8z - 2x + 2y, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8, दशमलव संख्या 51.3, 510.03,
5100.003 50,001.0003 को जोड़िए। तो इनको जोड़ना है, बस दशमलव का जोड़ है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले दिया गया है 51.3, ठीक। इसके बाद दिया गया है 510.03। देखिए दशमलव को बस आपको एक सीध में रखना है और बाकी इकाई के स्थान पे एक सीध में रखना है, दहाई के स्थान के अंकों को एक सीध में रखना है, बस यही करना है। इसके बाद देखिए है 5100, ठीक है, 0.003 ये दिया गया है। और इसके बाद दिया गया है 50,001.0003। अब इसी को जोड़ना है, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए दशमलव जब लग गया, उसके बाद संख्या लिखी गई और उसके लास्ट में इसमें देखिए 51.3 में 51.3 जो लिखा गया है, उसके आगे 3 के आगे हम लोग दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी है, उसके दाहिने तरफ हम लोग चाहे जितना शून्य बढ़ा सकते हैं। तो हमें देखिए 4 अंक का शून्य मिल रहा है, 4 अंक तक शून्य मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ा लेंगे, 1 अंक हमारे पास था ही, और यहाँ पे देखिए 2 शून्य बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 1 शून्य, और यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 0, अब यहीं से जोड़ना शुरू करिए। तो 0 0 0 3 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 16 लग जाएगा। अब देखिए 1 और 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 5 और 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, फिर 5 और 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, फिर देखिए 5 और 0 जुड़ेगा 5, फिर 5। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,662.3333, इतना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 बचे। अब देखिए बोल रहा है कि 49, 59 और 109 में भाग दिया जा रहा है और शेषफल जो है वह 1, 3 और 5 बच रहा है, 1, 3 और 5 बच रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगर शेषफल नहीं बचता है, ठीक है, तो वह कौन सी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हैं। तो घटा लीजिए, 49 में से 1 घटा लेंगे 48, 59 में से 3 घटा लेंगे 56, 109 में से 5 घटाएंगे 104। तो ये संख्याएं हैं जो पूरा डिवाइड हो रही हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पे शेषफल 1, 3 और 5 बचे, यानी कि यहाँ पे हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 48, 56 और 104 को पूरा विभाजित करती हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो सीधे आपको यहाँ से पता चल गया कि हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, HCF निकालना है। तो यही तो होता है जब किसी भी कोई संख्याएं दी रहे और हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा हो जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो इसका मासा निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। इसका मासा जो आ जाएगा वह 8 आ जाएगा। किस तरीके से, 48, 56 और 104 को लिख लीजिएगा भाग विधि से। 2 से काटेंगे, 3 बार 2 से कटेगा और उसके आगे नहीं कटेगा, ठीक है। ये 24 और ये 28 और ये 5 और 2 और ये 12 और ये 14 और ये 26 और ये 6, 7 और 13। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, जहां से नहीं कटता है किसी भी संख्या से तीनों नहीं कटती हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम लोग 49, 59 और 109 में भाग देते हैं तो शेषफल 1, 3 और 5 बचेगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश की कोण की रचना कीजिए। पटरी और प्रकार हमारे पास है, 90 अंश का कोण बनाना है, बहुत ही आसान है। पटरी से इस प्रकार लाइन खींच लेंगे
और प्रकार में कोई भी एक दूरी, थोड़ा सा प्रकार को खोल लेंगे और एक दूरी लेते हुए इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। अब प्रकार को खोलेंगे, बंद नहीं करेंगे, जितना खुला हुआ है उतना खुला रहने दो आप। और यहाँ पे जैसे ये बिंदु हो गया ए और बी, और ए बी रेखा को जहां काटा सी बिंदु मान लिया। अब सी बिंदु पे प्रकार की नोक को रखिए और पेंसिल से इस तरीके से एक चाप लगा दीजिए। ये जो काटेगा ये 60 डिग्री पे। फिर एक बार एक चाप इस चाप पे रख के इसको डी पॉइंट मान लीजिए। डी पॉइंट से फिर एक चाप लगाइए, जहां पहले वाले चाप को काटता है वह ई पॉइंट हो जाएगा। अब डी पे प्रकार को रखिए, तो ये इस तरीके से एक चाप यहाँ लगा दीजिए। फिर ई पे रखिए, एक चाप इस तरीके से लगा दीजिए। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं उस बिंदु को और बिंदु ए को आप मिला दीजिए। यह जो एंगल बनेगा यह 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यही आपको बस बना के दिखा देना था। यही आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा पटरी प्रकार की सहायता से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, और इसकी भुजा जो है प्रत्येक भुजा वह 4 4 और 4 है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे अगर फॉर्मूला आपको याद रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। यह केवल आपके समबाहु त्रिभुज का जो है वह फॉर्मूला है। ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर यहीं पे आप रख दोगे तो √3/4 गुणे भुजा है 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, एक 4 से एक 4 कट जाएगा। और देखिए √3 का गुणा 4 में होगा तो 4√3 इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब इतने पे आप छोड़ देंगे, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर आप कुछ भी लिख देंगे, यही हो जाएगा क्षेत्रफल। या √3 का वैल्यू रख के भी हम लोग गुणा करके कर सकते हैं, लिख सकते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.732। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं डीएलएड में। अब इसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ नहीं भी आ रहा होता फॉर्मूला, अगर नहीं पता होता तो आपको पता होता है पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से आप लंब डालते हैं और ये देखिए ये हो जाता आधा 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, ये हो जाता। और इसके बाद आप क्या करते, त्रिभुज का जो होता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से जो लंब की वैल्यू आ जाती वह 2√3 आ जाती, और उसके बाद फिर आप यही फॉर्मूला लगा देंगे, यही इतना आएगा। ठीक है, तो इस माध्यम से भी कर सकते थे। अब इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके समाप्त हो गए 6 नंबर के। तो उम्मीद है यह भी आपने सभी ने सही किया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों। देखिए प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 का है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने का कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए फीट है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक आयताकार बगीचा है जिसके लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वह 5:3 का है, और इस आयताकार जो बागीचा है उसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 1500 वर्ग फीट। ठीक, और उसके बाद पूछ रहा है कि अगर इसी आयताकार बागीचे के चारों ओर तार लगाना हो तो कितना खर्च आएगा, और तार 1 फीट तार का मूल्य दिया गया है 12 रुपए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जो बागीचे की लंबाई और चौड़ाई है वह इसी अनुपात के रूप में, जब अनुपात दिया रहता है तो उसी रूप में मान लेते हैं, x का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x, यानी कि माना लंबाई जो है वह 5x है और जो चौड़ाई है 5:3 था, तो इसलिए 5x और 3x मान रहे हैं। ठीक है, आसान हो जाता है सॉल्व करना। और जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल जो दिया गया है एरिया, वह कितना दिया गया है 1500 दिया गया है। और एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 5x गुणे 3x की जो वैल्यू है
वह कितनी है 1500। सूत्र के हिसाब से ये लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का 3 में गुणा होगा, हो जाएगा 15, और x का गुणा x में x स्क्वायर, तो ये 1500। अब x स्क्वायर बराबर अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा 1500 बटे 15, यानी कि 15 से काटेंगे तो कितने बार में 1 और 0 0, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, या फिर x बराबर लिख सकते हैं √100 या √10 का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 10 आ गई तो लंबाई जो 5x है, लंबाई बराबर जो 5x है, x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा लंबाई 50, और चौड़ाई जो कि 3x है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब हमें ये निकालना है कि तार घेरने में खर्च कितना आएगा। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तार की लंबाई। जो तार लगेगा, तार की लंबाई वह बराबर होगी आयत के परिमाप के। ठीक है, अब आयत का परिमाप आप लिख दीजिए। तार की जो लंबाई होगी वह आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 50 धन 30, तो यानी कि 2 गुणे 50 धन 30, ये हो जाएगा 80 दूनी 160। तार की जो लंबाई आ गई 160 फीट आ गई। ठीक, ये 160 फीट आ गई। अब पूछ रहा खर्च। खर्च जो होगा वह लंबाई गुणे दर होगा, यही। अब लंबाई जो हमें पता चल गई तार की 160 फीट है, और दर जो है वह 12 रुपए की है। अब 12 का गुणा कर दीजिए, 0 12 6 72 के 2 हासिल लगा 7, 12 के 9 12 और 7 19, तो ये कितना हो जाएगा 1920 रुपए जो होंगे वह लगेंगे इस आयत को घेरने में। ठीक है, तो इस तरीके से 1920 रुपए आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, चित्र भी बनाना है। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए आप, त्रिभुज की परिभाषा आपको लिखना था। तो त्रिभुज जो होता है वह तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखना था। इसके बाद देखिए भुजाओं के आधार पे, अगर आयत का प्रकार हम लोग देखें भुजाओं के आधार पे, तो 3 तरीके के जो होते हैं वह त्रिभुज होते हैं। 3 तरीके के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? पहला जो लिखिए वह लिखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती। बस आपको यहाँ पे नाम लिखना था, बाकी डिस्क्राइब नहीं करना था। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। तो केवल नाम लिखना है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, पहला प्रकार समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु, तो 2 भुजाएं बराबर कर दीजिए और एक भुजा जो है वह अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से दिखा दीजिए, 2 भुजाएं बराबर और एक भुजा अलग। इसके बाद देखिए तीसरा है विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वह अलग अलग हों। इस तरीके से कुछ बना दीजिए। तो ये क्या है? तीनों भुजाएं जो हैं ये बना देंगे तो तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। इसके बाद देखिए कोणों के आधार पे भी पूछा है। तो कोणों के आधार पर, कोण के आधार पे पहला तो होता है न्यून कोण, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, सभी कोण न्यून कोण हो। तो इस तरीके से दिखा दीजिए। सभी जो हैं वह 90 अंश से छोटे होने चाहिए। ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण जो हो वह 90 अंश का हो। तो इस तरीके से ये त्रिभुज बनेगा। एक कोण 90 अंश का दिखा दीजिए। और इसके बाद तीसरा जो कोणों के आधार पर जो तीसरा प्रकार होता है, 3 प्रकार इसमें भी, अधिक
कोण त्रिभुज, ये आपको दिखा देना था। अधिक कोण त्रिभुज किस प्रकार बनाएंगे, ये और ये एक अधिक कोण बनेगा। एक कोण ऐसा होगा जो 90 अंश से बड़ा होगा, तो ये जो त्रिभुज होगा यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इतना ही आपको बना देना था, ये आपका 2 नंबर यहाँ हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 14 है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए रचित के बारे में बताया जा रहा है कि जितना वह महीने में कमाता है उसका 80% वह खर्च कर देता है, और खर्च करने के बाद 80% खर्च करने के बाद 120 रुपए मासिक बचाता है। यानी कि 80% खर्च करने के बाद जो 20% बचता है, 100% आय जो है उसकी, उसमें से 80% उसने खर्च कर दिया, और उसमें से जो 20% है वह कितना है, 120 रुपए है। 120 रुपए की वह बचत कर रहा है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए महीने का हिसाब आपसे बता दिया है और पूछ कितना रहा है, उसकी वार्षिक आय, वह साल भर में कितना कमाता है एवं खर्च कितना करता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो रचित की आय है, जो रचित महीने में कमाता है वह x कमाता है, ठीक है, x रुपए कमाता है। अब रचित का जो खर्च है, रचित का खर्च जो है वह 80% है, तो बचत कितना है, बचत जो है वह बचत है 20%, और यही बचत जो है, यही बचत वह 120 रुपए, यहाँ प्रश्न में आपसे बताया है कि 120 रुपए वह बचाता है, और बचत किसका है, x का 20%, आपसे बताया है x का 20% वह बचाता है 120 रुपए, तो x का 20% कितना होगा, x गुणे 20 बटे 100 बराबर 120 है, प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए शून्य से शून्य कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये देखिए हो जाएगा x बटे 5 बराबर 120 के, और x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा 120 में, 600 हो जाएगा। यानी कि रचित की जो मासिक आय हो जाएगी, आय, और इसको लिखिए मासिक आय, मासिक आय हो जाएगी 600, मासिक आय 600, और उसकी वार्षिक आय यहाँ से पूछ रहा है, तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी, वार्षिक आय बराबर हो जाएगा 12 गुणे मासिक आय। अब कोई जैसे 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, तो हम लोग वार्षिक आय कैसे निकालते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं तो मिल जाता है 6 लाख रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पे जब 600 रुपए महीने कमा रहा है तो 12 से गुणा कर देंगे 600 में, तो ये कितना आ जाएगा, 12 छक 72, और ये कितना हो जाएगा 7,200, ठीक है, 7200 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से 12 का गुणा कर देंगे, ये आ गया वार्षिक आय 7200 रुपए। अब इसके बाद और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है खर्च, वार्षिक आय और वार्षिक खर्च पूछा है। तो वार्षिक खर्च निकालने के लिए पहले हमको मासिक खर्च पता होना चाहिए, तो मासिक खर्च कितना है, उसके आय का 80%, x का 80% खर्च कर देता है, यह शुरू में ही प्रश्न में बताया है। और जो हमको मासिक आय पता है 600 रुपए, अब तो हमने x निकाल ही लिया, 600 का 80%, प्रतिशत के जगह 1/100 का गुणा, 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए, 6 का गुणा 8 में हो जाएगा 48, ये कितना आ गया, ये आ गया 480 रुपए वह खर्च कर देता है, 120 रुपए बचा देता है, और 600 रुपए वह उसकी टोटल आय है। अब वार्षिक खर्च अगर निकालना है, वार्षिक खर्च, तो इसी मासिक खर्च में 12 से गुणा हो जाएगा, 12 गुणे 480, तो अब देखिए 12 का गुणा कर लीजिए 8 में, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल लगा 9, 12 चौक 48 और 9 57,
तो ये हो जाएगा 5,760 रुपए खर्च होंगे उसके, और उसकी वार्षिक आय होगी 7200 रुपए, और वार्षिक खर्च कितना होगा 5760 रुपए। तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल लोगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, रमेश के बागीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। निम्न दी गई सारणी को पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए संख्याएं होती हैं, संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ग्राफ पे आसानी से डेटा जो है वह दिख जाता है। तो इसी क्रम में यहाँ पे आपसे पूछा कि पिक्टोग्राफ में इसको दिखाइए। देखिए दिया गया है फूलों का नाम, गेंदा, जूही, चमेली, रजनी गंधा, गुलाब। ठीक है, और इन फूलों की संख्या दी गई है। इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। कैसे दिखाना है, कैसे दिखाते हैं यह मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 15 है, पिक्टोग्राफ से दिखाना है। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या मान लेते हैं, पैमाना मानते हैं। ठीक है, तो पैमाना आप लोग मान लीजिए कि इस तरीके का एक गोला बनाइए और गोले को इस तरीके से 4 बार काट दीजिए। इसके बराबर लिख दीजिए 10 फूल के। ठीक है, 10 फूल के हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखिए फूल, फूल का नाम, और इधर लिखिए फूलों की संख्या। अब देखिए पहला फूल क्या दिया गया है, पहला फूल दिया गया है गेंदा, और उसकी संख्या कितनी दी गई है 25। तो गेंदा इस तरीके से लिख लीजिए, और जो संख्या दी गई है 25, उसको किस तरीके से दिखाएंगे। देखिए एक 10 फूल होंगे तो इस तरीके से दिखा देंगे। अब 25 फूल हैं तो 10 फूल ये आ गए, 10 फूल ये आ गए, 20 फूल दिखा दिया हमने। अब इसके बाद हमको 5 फूल और दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, आधा और दिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आधा बना लीजिएगा बिल्कुल सही से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गेंदा के फूल। इसके बाद जूही के 10 दिखाना है, तो बहुत ही आसान, एक बार बस पूरा बना दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूही का। इसके बाद चमेली, चमेली के कितने फूल हैं 15, तो एक पूरा बनाइएगा इस तरीके से, और एक आधा बनाना है इसी तरीके से। ये हो गया 15। इसके बाद फिर रजनीगंधा और गुलाब, रजनीगंधा कितना है 45 है, 45 है, तो 4 पूरा पूरा बनेगा इसी तरीके से। 4 पूरा पूरा बना लीजिए और एक आधा बना लीजिएगा। 4 पूरा पूरा इस तरीके से बना लीजिए और एक आधा बना लीजिए। देखिए फिगर कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने एक गोला बना के उसमें दोनों तरफ क्रॉस कर लिया। अब आप चाहें तो इस तरीके से फूल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इसको भी लिख सकते हैं 10 फूल के बराबर। आपका दर्शाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वह समझ में आना चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। अब इसमें हमने 10 फूल मान लिया है, तो इसमें आधा भी आपको देखिए क्लियर विजिबल हो रहा है। यही चीज बस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए 45 पूरा विजिबल हो रहा है, और उसके बाद एक और बच रहा है गुलाब। तो गुलाब में क्या करेंगे, गुलाब में 35 फूल हैं, तो 3 पूरा पूरा आप बना लीजिए, 3 पूरा पूरा बना लीजिए और एक आधा बना दीजिए इस तरीके से। ये क्या हो गया, ये 35 फूल हो गए। इस तरीके से यही इसका पिक्टोग्राफ हो जाएगा, बहुत ही आसान। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि जो दिया गया है वह 22 मीटर दिया गया है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जो कि दिया गया है 22, और यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r बराबर 22 है। r बराबर लिख सकते हैं 22 गुणे 7, जहां बटे में था उधर गुणे में हो जाएगा, और इधर
2 गुणे 22, 22 से 22 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई। अब क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, और 11 का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 77 और बटे 2 मीटर स्क्वायर। यह जो आ जाएगा यही उत्तर आ जाएगा 77/2 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष जो बचे हुए बच्चे हैं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए उत्तीर्ण तो सभी हैं, लेकिन 50% प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है और 40% द्वितीय श्रेणी में, और बाकी शेष जो है वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, मतलब उत्तीर्ण सब है, फेल कोई नहीं है। तो तृतीय श्रेणी में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, 100 में से 50 धन 40 कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 10% जो है वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि 60 का 10% बस आपको निकालना है। 60 का 10% निकालेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 6 विद्यार्थी जो हैं, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ही बताना था। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, 6 विद्यार्थी। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 18। a इक्वल टू a का मान दिया गया है -2, और तो पूछ रहा है कि 5a² + 4a - 2 एवं दूसरा दिया गया है ये, इसका मान ज्ञात करिए। बस a का मान आपको रखना है और वैल्यू निकाल देना। देखिए पहला है 5a² + 4a - 2, और यहाँ पे दिया गया है a बराबर -2, तो a का मान रखिए -2, तो 5 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 और -2। अब देखिए 5 का गुणा हो रहा है -2 के स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, फिर धन ये 4 का गुणा -2 में होगा तो ये कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पे धन हटा के अब सीधे सीधे लिख देते हैं -8, और ये तो -2 है ही। 5 का गुणा 4 में होगा 20, और -8 -2 जुड़ जाएंगे हो जाएगा -10। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी पहले की वैल्यू आ जाएगी 20 में से 10 घटेगा 10 आ जाएगा, प्लस 10 में इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले की, और दूसरे का वैल्यू निकालते हैं। देखिए दूसरा क्या है a³ + 4a² + 3a। अब देखिए -2 का क्यूब प्लस 4a² यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3a यानी कि 3 × -2। अब देखिए -2 का क्यूब जब माइनस का ऑड बार गुणा होता है तो उत्तर में माइनस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर 2 का क्यूब कितना होता है 2 का 3 बार गुणा 8, तो -8 वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद देखिए 4 का गुणा -2 का स्क्वायर यानी कि सम बार गुणा हो रहा है तो पॉजिटिव आता है, तो 2 गुणे -2 ऋण धन हो जाएगा, और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसके बाद देखिए 3 का गुणा -2 में हो रहा है, तो 3 का गुणा 2 में 6 और ऋण 6। तो इस तरीके से अब इसके आगे देखिए ये क्या हो गया -8 और धन 16 और ऋण 6। अब देखिए -8 और ऋण 6 कितना हो जाएगा -14 और धन 16, बचेगा कितना 2। तो इस तरीके से
मान कितना आ गया, इसका मान 2 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने -2 पुट करी है, बस यही करना था यहाँ पे और कुछ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी उत्तर, जितने भी क्वेश्चन थे, सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आपको सही सही मिल जाते हैं। पूरा पेपर आप मिला लीजिएगा, आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप मुझे अपना स्कोर सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं कितना अंक का बन रहा है। ठीक है, और कहीं कोई किसी प्रश्न में दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग सही सही पूरे पेपर को मिला पाएं और एक बार में ढंग से देख पाएं कि हाँ उनके कितने नंबर बन रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता भी दूं कि क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का पूरा जितना भी आपका सिलेबस है हमने चैनल पे पढ़ाया हुआ है और सिलेबस वही है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग सकते हैं, जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमारा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। जय हिंद।